नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू द लर्निंग जोन. I hope you all are doing good. In this video, we will be doing chapter number 1 of our new EVS NCERT book, class 5. And the name of the chapter is Water, the Essence of Life. And this is part 2 video. So बच्चों, अगर आपने पार्ट 1 को अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1 को भी देखिए. तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं. और इस चैप्टर का पेज नंबर 6 तक हम पार्ट 1 वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं और इस वीडियो में हम पेज नंबर 7 से शुरू करने वाले हैं. तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं. द हेडिंग इज वाटर साइकिल. तो यहाँ पर हमें पढ़ना है बच्चों वाटर साइकिल के बारे में. सो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ सच चेंजेस टेक प्लेस इन नेचर. चलिए हम पढ़ते हैं कि नेचर में यानी प्रकृति में किस तरह के चेंजेस होते हैं वाटर से रिलेटेड. सो देयर इज एन एक्टिविटी गिवन, एक्टिविटी नंबर 3. सो फॉर दिस एक्टिविटी वी नीड टू टेक अ ट्रांसपेरेंट बैग, यानी हमें ऐसा बैग चाहिए जिसके आर पार हम देख सकते हैं, विच इज ट्रांसपेरेंट बैग. देन वी हैव टू यूज अ मार्कर टू ड्रॉ द सन, क्लाउड्स, ट्रीज एंड एरोज ऑन इट एज शोन इन द पिक्चर. तो उसके बाद हमें क्या करना है, एक मार्कर का इस्तेमाल करते हुए इस तरह से जैसा कि यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाया गया है, हमें एक सन ड्रॉ कर लेना है, क्लाउड्स ड्रॉ कर लेने हैं, ट्री ड्रॉ कर लेने हैं और इस तरह से जैसे एरोज यहाँ पर दिखाए गए हैं उस तरह के एरो हम ड्रॉ कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ द मार्कर. देन फिल 1/3 ऑफ इट विद कलर्ड वाटर. फिर इस बैग का जो 1/3 पार्ट है उसे हमें कैसे पानी से भरना है बच्चों, कलर्ड वाटर से, यानी इस पानी में कलर मिलाना है हमें. सो देयर इज अ टिप गिवन which is you can use blue paint or food dye for this. इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, पानी को कलर करने के लिए जो आपके पास वाटर कलर होते हैं उसे आप थोड़ा सा पानी में मिला देंगे और 1/3 इस बैग को, ट्रांसपेरेंट बैग को फिल कर देंगे. देन we have to seal the bag tightly to prevent any leaks. फिर हमें क्या करना है, इस बैग को टाइटली सील कर देना है यहाँ से ताकि कोई भी किसी भी तरह के लीक यानी पानी उसमें से रिसाव ना हो सके. देन वी हैव टू प्लेस इट इन द सनलाइट. फिर हमें इसे कहाँ रखना है, सन की लाइट पे रख देना है. देन आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑब्जर्व द चेंजेस इनसाइड द बैग. कुछ घंटों तक इंतजार करना है और उसके बाद बैग में होने वाले चेंजेस को ऑब्जर्व करना है. उनको ऑब्जर्व करने के बाद यू विल हैव टू फिल दिस टेबल. उसके बाद आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपको किस तरह से हैरानी हुई और उसकी वजह भी यहाँ पर आपको लिखनी है कि उसकी वजह क्या हो सकती है. जैसे वाटर हीट्स अप, जब आप देखेंगे कि इस तरह से आप बैग में जब सन की लाइट में पानी को रखेंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, पानी जो है हल्का गर्म हो जाएगा. देन फिर हमें हैरानी होगी ऑब्वियसली कि हाउ डज वाटर हीट अप, कि पानी जो है वो गर्म कैसे हुआ होगा. देन वी विल राइट ड्यू टू सनलाइट. किसकी वजह से हुआ ऐसा, सन की लाइट की वजह से. फिर दूसरा ऑब्जर्वेशन यहाँ पर दिया गया है कि वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो फॉर्म हो गई है इनसाइड द कवर. जो आप ट्रांसपेरेंट बैग रखेंगे, जब आप इस एक्टिविटी को घर में करेंगे तो आप देखेंगे कि बैग के अंदर कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स जमा हो गई हैं उसकी साइड्स पर. तो आपको क्या हैरानी होगी कि ये वाटर ड्रॉपलेट्स कैसे फॉर्म हुई या फिर कहाँ से आई, तो उसके बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे. वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म्ड इनसाइड द कवर. जब हम इस एक्टिविटी को करेंगे तो हम क्या पाएंगे कि जो पानी का कवर है उसके अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो फॉर्म हो जाएंगे. तो हमें क्या है, क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा कि हाउ डिड द वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म, कि वाटर ड्रॉपलेट्स जो है कैसे फॉर्म हुई है. ठीक है, और इसकी वजह क्या हो सकती है बच्चों, इसकी वजह होगी इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. नाउ लेट मी जस्ट क्विकली एक्सप्लेन कि इवेपोरेशन और कंडेंसेशन क्या होता है. तो देखिए बच्चों, जब भी पानी पर सूर्य की रोशनी पड़ती है और गर्म होकर पानी क्या होता है, भाप बनने लगता है. ठीक है, जब भी हम पानी को गर्म करते हैं, आपने पानी को घर में बॉईल होते हुए देखा ही होगा, तो जब भी पानी बॉईल होता है तो वो क्या बनने लगता है, भाप बनने लगता है. तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन. ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे. उसके बाद जो यहाँ पर सेकंड टर्म यूज की गई है दैट इज कंडेंसेशन. और जब पानी किसी भी सरफेस से टकराएगा, वो पानी जो भाप बनकर ऊपर उड़ा था वो जब किसी सरफेस से टकराएगा तो उससे टकराकर वो वापस क्या बनने लगेगा, पानी की बूंदें बनने लगती हैं. ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं बच्चों कंडेंसेशन. तो आप ध्यान में रखेंगे इवेपोरेशन और कंडेंसेशन. उसके बाद यहाँ पर एक और बॉक्स हमें दिया गया है जिसमें हम कोई और ऑब्जर्वेशन करके यहाँ पर लिख सकते हैं.
ठीक है। आप जब इस एक्टिविटी को करेंगे, ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ कि जब भी आप कोई अलग सा ऑब्जर्वेशन यहाँ पर पाएंगे तो उसे यहाँ पर नोट करेंगे। उसके बारे में जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है उसे यहाँ लिखेंगे और उसकी वजह जानने के बाद उसे यहाँ लिखेंगे या आप अपने टीचर्स से डिस्कस करेंगे और यहाँ लिखेंगे। ठीक है। नाउ चिल्ड्रन, दिस इज पेज नंबर 8 एंड एज यू हैव सीन इन द अबव एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में जैसा कि आपने देखा, द सन्स हीट causes the water to turn into water vapor। तो आपने इस एक्टिविटी में क्या देखा बच्चों कि सन की जो हीट है यानी सूर्य की जो गर्मी है उसने क्या किया, पानी को किस में बदल दिया, वाटर वेपर यानी भाप में बदल दिया। When the water vapor cools, जब पानी की जो भाप थी वो जब ठंडी हुई, it forms small droplets inside the bag। तो जैसे ही मैंने आपको रिसेंटली बताया था कि वाटर वेपर यानी पानी की भाप जैसे ही ठंडी हुई तो इसने क्या बना दिए, बैग के अंदर छोटे छोटे बूंदों के रूप में वो बदल गए। इसी प्रोसेस को क्या कहा गया है, कंडेंसेशन। तो इवेंचुअली दीज ड्रॉपलेट्स फॉल बैक डाउन। तो इसके बाद क्या होता है, वो जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो वापस बैग के अंदर गिर जाती है। सिमिलरली इन नेचर हीट कॉजेज वाटर from different sources like oceans, rivers to become water vapor। तो ऐसे ही जैसा कि आपके बैग के अंदर हुआ, अर्थ में भी सेम यही प्रोसेस जो है हमेशा चलता रहता है। कौन सा, वाटर के गर्म होने का और वापस उसके भाप बनने के बाद वो वापस बूंदों में परिवर्तित होता है और बूंदों में परिवर्तित होकर बारिश के रूप में वापस जमीन पर यानी सरफेस पर आ जाता है। तो हमारे जो ओशन में, रिवर में जो जितना भी पानी है, तो सन की जो हीट होती है वो उसे हमेशा गर्म करती रहती है निरंतर, और वो पानी जो है धीरे धीरे वाटर वेपर यानी भाप बनता रहता है। और यही वाटर वेपर्स जो होती हैं ये ऊपर जाकर क्या बनाती हैं, क्लाउड्स यानी बादल बनाती हैं, विच कम डाउन एज रेन। तो जब ये वाटर वेपर क्लाउड्स का फॉर्मेशन करती हैं और क्लाउड्स में एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा वाटर जब इकट्ठा हो जाता है तो क्लाउड उस पानी को होल्ड नहीं कर पाता और उसके रिजल्ट में क्या होता है, हमारे पास रेन होती है यानी बारिश होती है, स्नो यानी बर्फबारी भी बहुत जगह पर होती है, एंड हेल दैट इज ओले जो गिरते हैं यानी बर्फ ही एकदम से हार्ड फॉर्म में आसमान से गिरने लगती है, दैट इज ओला, उसे कहा जाता है ओलावृष्टि। ठीक है। दिस वाटर गोज बैक इनटू रिवर्स। तो ये पानी जो होता है रेन की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में या हेल की फॉर्म में, ये वापस से कहा जाता है रिवर में, लेक में और ओशन में। ठीक है। सो दिस कॉन्स्टेंट सर्कुलर मूवमेंट ऑफ वाटर इन द नेचर इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। तो वाटर का जो ये कांस्टेंट यानी निरंतर चलने वाला सर्कुलर मूवमेंट है, इसे ही क्या कहा जाता है बच्चों, वाटर साइकिल। ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म थी जो कि आपको समझनी जरूरी थी। यहाँ पर ये एक पिक्चर के माध्यम से भी आपको बताया गया है। यहाँ पर देखिए, व्हाट इज दिस, दिस इज द सन। और सन जो है लाइट के साथ साथ हमेशा हमें क्या देता रहता है, हीट भी देता रहता है। आप जानते हैं कि पानी को जब भी हीट मिलती है तो वो पानी क्या होता है, गर्म होकर भाप बनने लगता है। ठीक है। और ये भाप के रूप में जब पानी ऊपर जाता है तो ऊपर जाकर, क्योंकि ऊपर का जो टेम्परेचर है आसमान में वो काफी ठंडा होता है, और ठंडे सरफेस से टकराकर, जैसे ही ठंडे सरफेस से टकराकर ये क्या करने लगती हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स क्लाउड का फॉर्मेशन करने लगती हैं। और जैसे ही क्लाउड फॉर्म होता है, जब वो क्लाउड के अंदर पानी काफी मात्रा में हो जाता है तो यही जो क्लाउड है ये क्या करने लगता है बच्चों, बारिश करने लगता है। उस पानी को नीचे वापस डाल देता है अर्थ पर, और ये पानी जो है वापस से कहाँ आ जाता है, नदियों में, महासागरों में और हमारी जमीन पर। तो जमीन से पानी कहाँ जाएगा, ग्राउंड वाटर बन जाएगा। ठीक है। और नदियों में और ओशन से वापस जो ये चक्र है वो चलेगा और फिर से पानी भाप बन के ऊपर उठता रहेगा। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपको समझना चाहिए। बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहती हूँ। देखिए, सबसे पहली एक इंपॉर्टेंट टर्म जो कि हमारे सामने आती है, जैसे ही पानी गर्म होता है, सूरज की किरणों से जैसे ही पानी गर्म होता है तो गर्म होकर इवेपोरेट होता है। ठीक है, यानी भाप बनता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों, इवेपोरेशन। क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। जो ओशियंस में, रिवर्स में जो पानी है, ग्लेशियर्स में, वो हीट के कारण इवेपोरेट होता है, भाप बनता है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है इवेपोरेशन, और भाप बनके वो कहा जाता है सीधे क्लाउड्स के पास। तो जब वो क्लाउड्स का फॉर्मेशन करता है
गर्म होकर जब वो ऊपर उठता है और वहां पर क्लाउड्स का फॉर्मेशन करता है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन। क्या कहा जाता है बच्चों? कंडेंसेशन। ओके, एंड कंडेंसेशन के बाद जब वो पानी यानी बादलों में भर गया है पानी, अब बादल क्या करेंगे? उस पानी को वापस जमीन पर गिराएंगे, है ना, धरती पर गिराएंगे, जिसे जो जो अलग अलग फॉर्म में गिराता है, जैसा कि आपने चैप्टर में पढ़ा, फर्स्ट वन इज रेन, सेकंड वन इज स्नो एंड थर्ड इज हेल। तो इन तीनों प्रोसेस को बच्चों हम कहते हैं पर्सिपिटेशन। क्या कहते हैं? पर्सिपिटेशन। ठीक है, तो ये ही तीनों का जो साइकिल चलता रहता है, वाटर वापस धरती पर आता है, धरती से इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होके कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन के बाद फिर से पर्सिपिटेशन होता है, और यही साइकिल चलता रहता है, इसीलिए इसे कहा जाता है वाटर साइकिल। ठीक है, आई होप अब तक आप समझ गए होंगे वाटर साइकिल को अच्छे से। नाउ वी हैव ग्राउंड वाटर। What is groundwater? Let us find out what happens to rainwater when it comes down. तो यहाँ पर हेडिंग क्या दी गई है हमें? ग्राउंड वाटर, यानी जमीन के नीचे जो पानी मौजूद है, ये उसके बारे में है। तो अभी हमें क्या पता करना है कि रेन वाटर जो होता है, जो वो धरती पर आ जाता है, तो उसके साथ क्या होता है। देयर इज अनदर एक्टिविटी विच इज एक्टिविटी नंबर 4। इन दिस एक्टिविटी व्हाट यू हैव टू डू इज टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास। आपको क्या करना है? एक ट्रांसपेरेंट सा ग्लास लेना है जिसके आर पार हम देख सकते हैं, एंड फिल हाफ ऑफ इट विद सॉइल। आपको इसे आधा मिट्टी से भर देना है। देन वी हैव टू स्लोली पोर वाटर into the soil using a spoon। फिर धीरे धीरे आपको क्या करना है? उसमें पानी डालना है स्पून का यूज करके, और ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। ठीक है, आप जब धीरे धीरे उसमें पानी डालेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा? पानी जो है वो नीचे जाने लगता है। ठीक है, when it rains some water is soaked up by the soil। तो जब बारिश होती है तो क्या करती है? जो मिट्टी होती है वो कुछ मात्रा में पानी को सोख लेती है। This water sinks through the layers of soil and rocks। तो ये जो पानी होता है, ये मिट्टी और चट्टानों की जो लेयर जो अर्थ में मौजूद है, उसकी तरफ से होते हुए कहाँ जाता है? धरती में नीचे जाता है। The water that gets stored deep underground is called ground water। तो जितना भी पानी धरती में एकदम नीचे जाकर स्टोर हो जाता है, उसी पानी को हम क्या कहते हैं बच्चों? ग्राउंड वाटर। ठीक है, we dig wells, borewells, tubewells and hand pumps to draw this water from the ground for our use। हम क्या करते हैं? इस पानी को यूज करने के लिए हम गड्ढे खोदते हैं, कुएं खोदते हैं, बोरवेल्स लगवाते हैं, ट्यूबवेल्स लगवाते हैं, और हैंड पंप्स का भी इस्तेमाल करते हैं, ताकि जमीन से हम पानी को अपने यूज के लिए निकाल पाए। अब देखिए एक और एक्टिविटी नंबर 5, जो कि कहती है कि टिक द इमेज दैट विल हेल्प इन ग्राउंड वाटर रिचार्ज। आपको उस इमेज को टिक करना है जो कि ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए हेल्पफुल हो सकती है। अब देखिए, दिस इज कंक्रीट का रोड। ठीक है, तो आप जानते ही होंगे जो कंक्रीट है वो अपने अंदर से पानी को पास ऑन नहीं होने देगी। तो क्या आपको लगता है कि इससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा? नहीं। तो ये है बच्चों ग्रीन लॉन, यहाँ पर मिट्टी है और घास है, तो बिल्कुल ये जो है ग्रीन लॉन जो है ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। क्या आपको लगता है ये पार्क्ड एरिया जो है ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा? नो, क्योंकि यहाँ पर भी ये चट्टानें जो है, जो बड़े बड़े पत्थर हैं, ये लगाए गए हैं। इसके बीच बीच में से थोड़ा बहुत पानी हो सकता है इसके अंदर पहुंचे, बट काफी ज्यादा मात्रा में ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज नहीं करेगा। तो सिर्फ एक ही तरीका है ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए, जब बारिश ऐसे सरफेस पर हो जहां पर मिट्टी ज्यादा हो। तो इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ क्या करते हैं? बारिश करवाने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, अब देखिए, इन सिटीज विद मैनी सीमेंटेड सर्फेसेस रेन वाटर कैन नॉट गो इनटू द ग्राउंड इजीली। यहाँ पर वही बात बोली जा रही है जो भी मैंने आपको बताया कि शहरों में देखिए, हम सभी जानते हैं कि शहरों में ज्यादातर सीमेंटेड सरफेस पाया जाता है, जबकि एक कंपैरिजन अगर किया जाए उसका गांव से, तो इतना सीमेंटेड सरफेस गांव में नहीं मिलता है जितना कि शहरों में होता है। तो रेन वाटर जो है, जो यानी बारिश का जो पानी है, वो जमीन के अंदर नहीं जा पाता है आसानी से, विच स्टॉप्स ग्राउंड वाटर फ्रॉम गेटिंग रिचार्ज, जो कि ग्राउंड वाटर को यानी जमीन के अंदर के पानी को रिचार्ज होने से रोकता है। इसीलिए हम देखते हैं कि शहरों में गांव की तुलना में ज्यादा पानी की किल्लत लोगों को होती है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ओपन अनकवर्ड एरियाज अलाउ वाटर टू सीप इनटू द ग्राउंड, सो पिट्स, ponds, human made lakes and planting more trees
हेल्प रेन वाटर रिटर्न अंडरग्राउंड। तो क्या आप जानते हैं कि जो अनकवर्ड एरियाज होते हैं, यानी जिन्हें कवर नहीं किया गया होता है सीमेंट वगैरह से, वो क्या अलाउ करते हैं वाटर को ग्राउंड में नीचे तक जाने के लिए। गड्ढों को और पॉन्ड्स को और जो ह्यूमन मेड लेक्स होती हैं जिन्हें हम तालाब या जोहड़ कहते हैं, वो हेल्प करता है अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए। और प्लांटिंग मोर ट्रीज वुड आल्सो हेल्प टू रिचार्ज द अंडरग्राउंड वाटर। ओके, नाउ चिल्ड्रन, देयर इज अनदर हेडिंग व्हिच इज सरफेस वाटर। लेट अस रीड। The rivers, ponds, lakes, etc. are the natural sources of fresh water in addition to groundwater. यानी ग्राउंड वाटर के अलावा हमारे पास फ्रेश वाटर के कौन कौन से नेचुरल यानी प्राकृतिक स्रोत हैं। रिवर्स हैं हमारे पास, पॉन्ड्स हैं और लेक्स हैं, ठीक है, जिनसे हमें फ्रेश वाटर यानी पीने लायक पानी मिल सकता है। डू यू एवर वंडर हाउ रिवर फ्लोज? क्या आपने कभी सोचा है इस बारे में कि जो नदियां होती हैं वो कैसे बहती हैं? A river often begins its journey from up in the mountains and flows down across the land. जो रिवर होती है बच्चों, वो हमेशा अपनी जर्नी कहाँ से शुरू करती है? माउंटेन्स के ऊपरी भागों से। यानी देखिए, माउंटेन्स पर साल भर इस तरह से बर्फ जमी होती है, ठीक है। जो माउंटेन्स पर बर्फ जमी होती है, जब भी समर सीजन आता है तो क्या होता है, वो वहां पर जमी बर्फ पिघलने लगती है और वहां से जो नदियां हैं उनमें पानी आना शुरू हो जाता है और वो नदियां वहां से होते हुए समतल मैदानों से होते हुए जाकर कहाँ गिरती हैं? समुद्रों में गिरती हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस थ्रू एन एक्टिविटी। तो चलिए, इसके लिए भी यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, चलिए उसे पढ़ते हैं। सो फॉर एक्टिविटी नंबर 6 यू नीड एन ओल्ड न्यूज़पेपर। आपको चाहिए एक पुराना न्यूज़पेपर एंड अ कप ऑफ मस्टर्ड सीड। आपको अगर पता होगा कि मस्टर्ड के जो दाने होते हैं छोटे छोटे ब्लैक सीड्स होते हैं। एनी अदर स्मॉल सीड्स या फिर कोई दूसरे छोटे बीज आप ले सकते हैं। व्हाट इज द प्रोसीजर टू डू दिस एक्टिविटी? यू हैव टू टेक अ शीट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर। आपको न्यूज़पेपर से एक शीट लेनी है और उसे क्रम्पल कर देना, यानी हाथ से उसे मरोड़ देना है टू क्रिएट द फोल्ड्स। तो आप जब न्यूज़पेपर को हाथ से मरोड़ेंगे तो क्या होगा, उसमें कुछ इस तरह के फोल्ड्स बन जाएंगे। Then you have to take another sheet and place it over the crumpled paper. फिर उसके बाद दूसरी शीट लेंगे आप और उसे इस पेपर के ऊपर रख देंगे। Press it down so that the slopes are gentle. फिर इसे आप हल्का दबा देंगे ताकि कुछ gentle slopes इसमें फॉर्म हो जाए। स्लोप यानी ढला, ठीक है। Now slowly pour the mustard seeds from the cup on the highest point of the slope. आप धीरे धीरे क्या करेंगे, जो आपने ये चट्टान फॉर्म मतलब बनाई है, अखबार की जो चट्टान आपने बनाई है उसके टॉप से आप धीरे धीरे ये जो मस्टर्ड आपके पास थे उन्हें आप गिराएंगे और आप देखेंगे मूवमेंट को आपको ऑब्जर्व कर रहा है कि सीड्स जो हैं किस तरह से मूव कर रहे हैं, धीरे धीरे ऊपर से वो नीचे आते जाएंगे, ठीक है। सो पहला ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पर लिखना है, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व अबाउट द मस्टर्ड सीड्स? एंड सेकंड वन इज, आर दे मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन? आर दे मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन और डू दे स्प्रेड आउट इन डिफरेंट डायरेक्शन? क्या वो एक सीधी लाइन में आ रहे हैं ऊपर से नीचे तक, या वो अलग अलग मूवमेंट्स में स्प्रेड हो जा रहे हैं, अलग अलग दिशाओं में बट जा रहे हैं, वो आपको यहाँ पर बताना है। What did you observe about the mustard seeds? तो ये जो मस्टर्ड सीड्स, जब आपने एक्टिविटी को किया तो आपने इन सीड्स के बारे में क्या ऑब्जर्व किया कि द मस्टर्ड सीड्स रोल डाउन द स्लोप फॉलोइंग द फोल्ड्स, कि जितने भी फोल्ड्स न्यूज़पेपर में थे उनको फॉलो करते करते जो मस्टर्ड सीड थे वो रोल करते करते नीचे तक आ गए। सेकेंड क्वेश्चन इज, आर दे मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन और डू दे स्प्रेड आउट इन डिफरेंट डायरेक्शन? क्या वो एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए नीचे आए या फिर वो डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड आउट हो गए जहां पर भी उन्हें स्लोप दिखाई दिया? सो दे स्प्रेड आउट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। तो देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं पिक्चर में किस तरह से वो अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड हो चुके हैं, वो एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए नीचे नहीं आए हैं। सो इस एक्टिविटी के बेस पर आप इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज, आर दे कलेक्टिंग इन सम एरियाज? डू दे गैदर लाइक वाटर गैदर्स इन लेक, रिवर एंड सो ऑन? तो थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि क्या जो मस्टर्ड सीड है यानी यहाँ पर जो पानी है, क्या वो किसी एक जगह पर आकर इकट्ठा हो रहा है, जैसे कि पानी लेक्स में, रिवर में और अलग अलग जगह पर इकट्ठा हो जाता है? तो आंसर में हम क्या लिखेंगे,
Yes, they collect in some areas just like water gathers in lakes, rivers and low-lying places. देखिए, water flows, stops or curves according to the shape of the land formation. यहाँ पर यही बात बताई गई है कि पानी जो है लैंड फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बहता है, रुकता है और कर्व भी होता है कि जिस तरह के लैंड फॉर्मेशंस रहेंगे इसके रास्ते में वो उसी तरह से अपनी शेप को बदल लेता है, क्योंकि हम जानते हैं वाटर की प्रॉपर्टी कैसी होती है कि जिस भी शेप के बर्तन में हम उसे डालें वो वैसी शेप ले लेता है। तो इसी तरह से जब लैंड फॉर्मेशन जहाँ पर प्लेन आएगा तो वाटर वहां पर उस तरह से फैल जाएगा, जहां पर माउंटेन्स आएंगे तो वाटर जो है ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, तो वाटर फ्लो जो है वो आपको एक चीज जाननी होगी कि वो लैंड की शेप को ही चेंज कर सकता है, कि जब वाटर का फ्लो काफी ज्यादा तेज हो तो वो एक टाइम पीरियड के बाद जो धरती है उसकी एक शेप को भी बदल सकता है, इतनी पावर वाटर के फ्लो में होती है। ठीक है, नाउ वी हैव टू डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी नंबर 6 विद मस्टर्ड सीड। मस्टर्ड सीड की इस एक्टिविटी के बेसिस पर आपको डिस्कस करना है हाउ सम रिवर्स फ्लो टुवर्ड्स द अरेबियन सी व्हाइल सम फ्लो टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत में अधिकतर नदियां जो हैं वो या तो अरब सागर में जाकर गिरती हैं या फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। डू यू नो दैट द लूनी रिवर originating in the Aravalli range in Rajasthan is the only major Indian river that does not drain into a sea। तो आप सभी को अभी मैंने बताया कि भारत की अधिकतर नदियां जो हैं वो महासागर में या फिर बंगाल अरेबियन सागर में या फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। बट जो लूनी रिवर है जिसका ओरिजिन कहाँ से होता है, अरावली रेंज में, जो कि राजस्थान के आसपास का एरिया है, तो वहां से वो निकलती है। बट ये भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो किसी भी सागर में जाकर नहीं गिरती। इंस्टेड इट एंड्स अप इन द मार्शी लैंड्स ऑफ द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात। जबकि ये कहाँ जाकर खत्म होती है, गुजरात में एक दलदली एरिया कहलाता है रन ऑफ कच्छ, तो यहाँ वहां पर जाकर लूनी रिवर जो है वो एंड होती है। ठीक है, सो इस फैक्ट को आप याद रखें, भारत में एकमात्र ऐसी नदी है जो कि किसी भी सागर में नहीं गिरती। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और द लर्निंग ज़ू चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।